हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो इसी को ही हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। अब अपने लास्ट लेक्चर में काफी सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के पढ़ लिए थे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लिया था कि कंबशन क्या होता है। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस यानी कि दहनशील पदार्थ क्या होते हैं, कंबशन के लिए कौन सी कंडीशन बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है, और ऑक्सीजन भी एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये इतनी ज्यादा नेसेसरी या इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, तो एक बार इसे ही रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि दहन क्या है। ठीक है, दहन क्या होता है? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है या उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब ये अलग अलग होते हैं, कभी ऊष्मा प्रकाश करता है, कभी ऊष्मा प्रकाश के साथ ध्वनि भी करता है। तो ये अलग अलग तरह के कंबशन होते हैं जिसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमने दहन के बारे में कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करे थे कि दहन के लिए हवा जरूरी होती है। ठीक है, दौरान ज्वाला या चमक के रूप में प्रकाश भी निकलता है, कहीं पर निकलता है कहीं पर नहीं निकलता। फिर हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी जो चिमनी वाला एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर हमने देखा था कि दहन के लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। ठीक है, चलो फिर हमने देखा था कि इसके उत्पाद क्या 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 प्रोडक्ट हैं जो हमें दहन के बाद मिलते हैं। फिर हमने बात की थी कि दहनशील और गैर दहनशील पदार्थ क्या होते हैं। अब दहनशील पदार्थ जिनको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आसानी से जल जाते हैं, वो क्या हो गए, दहनशील पदार्थ हो गए। क्लियर है? और जो नहीं जलते हैं वो हो गए गैर दहनशील पदार्थ। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आपसे कहा जाए लकड़ी, कपड़ा, पत्थर, सीमेंट, ये सभी क्या है? तो देखो, लकड़ी और कपड़ा तो दहनशील पदार्थ हैं, लेकिन पत्थर और सीमेंट, इन पर तो आग नहीं लगती, ये तो आग नहीं पकड़ते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन दे दो चाहे कुछ भी दे दो, नहीं पकड़ते हैं ना आग, इसलिए इन्हें कहा जाता है गैर दहनशील पदार्थ। क्लियर है इतना दहनशील और गैर दहनशील में? तो कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे और इनको हमने क्या कर लिया था, मैच कर लिया था कि कौन सा कंबस्टिबल है कौन सा कंबस्टिबल नहीं है। जैसे कागज की बात करें, पेपर, पेपर क्या है, जल जाता है आसानी से, इसलिए ये क्या है, कंबस्टिबल है। ठीक है, अगर वही बात करें हम कांच की, तो कांच क्या, ग्लास, आसानी से जलता है क्या, नहीं जलता, इसीलिए ये क्या है, नॉन कंबस्टिबल। तो चलिए अब आगे बात करते हैं दहन के उत्पाद के बारे में। दहन के उत्पाद दहनशील पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब दहन के बाद किसी पदार्थ का उत्पाद क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि दहनशील पदार्थ जो है उसकी प्रकृति कैसी है। दहनशील पदार्थ जैसा होगा वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ईंधन हाइड्रोकार्बन है। अब हम जिन ईंधनों का उपयोग करते हैं उसमें से ज्यादातर ईंधन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब आपको हाइड्रोकार्बन का मतलब पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। जैसे हम बात करें मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला आपने देखा होगा, हमने मीथेन गैस के बारे में बहुत चर्चा करी है अलग अलग चैप्टर्स में, इसी क्लास में। ठीक है, तो CH4 ये होता है मीथेन का फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। ये तो सिंपल हमें पता है, कार्बन को C कहा जाता है, H यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, तो CH4 क्या है, मीथेन है, इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। यानी कि केवल ये जो मीथेन है वो किससे मिलकर के बना है, वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड जैसे कि मीथेन है, जो केवल, जैसे कि ब्यूटेन है, प्रोपेन है, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके बनते हैं, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं, उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मीथेन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ, इसीलिए हाइड्रोकार्बन। तो जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं ज्यादातर कैसे हैं, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलो, तो हाइड्रोजन और कार्बन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक यानी कि कंपाउंड, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उदाहरण के लिए है LPG।
इसका मुख्य घटक क्या है, वो है ब्यूटेन, यानी कि मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ये क्या हो गया, ये हो गया ब्यूटेन। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया कि हाइड्रोकार्बन क्या है, और हमारे ज्यादातर जो फ्यूल हम यूज करते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस, कोल पेट्रोलियम चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कोल का फॉर्मेशन, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलो तो इसमें होते हैं मीथेन यानी कि CH4, या C4H10 क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, पेट्रोल आदि, पेट्रोल है, ये सभी क्या है, हमारे हाइड्रोकार्बन वाले फ्यूल हैं। जब ऐसे ईंधन जलते हैं तो मुख्य उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका फॉर्मूला है CO2, और पानी, जिसका फॉर्मूला आपको पता है H2O होते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे ईंधन जलते हैं जो हमारे हाइड्रोकार्बन वाले ईंधन है, तो क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर यानी कि H2O का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो आप यहाँ पर एक रिएक्शन देख सकते हो, मीथेन को जलाया, मीथेन यानी कि CH4, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि O2, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और जल यानी कि वाटर। आप रिएक्शन लिख सकते हो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। क्लियर है इतना, चलिए हाइड्रोकार्बन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश आदि भी उत्पन्न होते हैं। तो केवल CO2 और H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसके अलावा इसके अलावा ऊर्जा के अलग अलग प्रकार जैसे कि ऊष्मा है, हीट है, लाइट है, ठीक है, ये सब भी प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है इतना, चलिए नोट कीजिए इसे। चलो, तो इतना तो समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर बच्चों इस रिएक्शन को बैलेंस भी किया जाता है, बैलेंसिंग आप हायर क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर सिंपल सा सीख लिया, जैसे यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो इधर ऑक्सीजन 2 ही थे पहले, इधर 2 और 1 3 थे, तो हम 3 लिखेंगे तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, है ना, तो 3 टू 6 हो जाएगा, तो 2 लिख दिया हमने, क्या हो गया, 2 टू 4। अब इधर हो गई 4 ऑक्सीजन। अब देखो इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, 2 लिख देंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस होगा। अब देखो इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, तो इधर 2 टू जा 4, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, इधर 2 टू जा 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन ये हो गई और 2 ऑक्सीजन ये, 2 पहले है ना, 2 का मतलब हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गई। इस तरीके से रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर आप ये समझ गए हैं कि ज्यादातर फ्यूल क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड यौगिक जिसे हम कहते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। जैसे कि हमने एलपीजी की बात की, ठीक है, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस के बारे में बात की, तो ये सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल हैं। और जब इनका दहन किया जाता है तो प्रोडक्ट भी क्या मिलते हैं, CO2 और H2O, साथ साथ हीट लाइट भी प्रोड्यूस होती है। इतना क्लियर हो गया, चलिए इतना आप नोट कीजिए, नोट तो आपने कर ही लिया है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दहन के प्रकार। अब दहन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला, दहन की दर के आधार पर दहन को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, दहन की दर के आधार पर। अच्छा, तो पहला है तीव्र दहन। तीव्र दहन को कहा जाता है रैपिड कंबशन। क्या कहा जाता है, रैपिड कंबशन। दहन जिसमें बहुत कम समय में, यानी कि समय तो कम लगता है लेकिन बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, उसे कहा जाता है रैपिड कंबशन, या हम कहें तीव्र दहन। अब ये दहन एकदम से होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं एलपीजी।
एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि है तो पेट्रोलियम गैस लेकिन कैसे, तरलीकृत या हम कहें द्रवीकृत, ठीक है, यानी कि लिक्विफाई किया गया है पेट्रोलियम गैस को, तो हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है इतना। चलो, तो एलपीजी जैसे ही हम गैस ऑन करते हैं और लाइटर की मदद से या किसी माचिस की मदद से जलाते हैं तो एकदम से क्या होता है, गैस जलने लगता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रैपिड कंबशन हो रहा है। जैसे मिट्टी तेल की बात करें तो मिट्टी के तेल अगर हमने कहीं पर डाल दे, कैरोसिन ऑयल कहीं पर डाल दिया है, उसके ऊपर हम कोई चिंगारी लेकर के जाते हैं या माचिस जलाते हैं तो वो एकदम से जलने लगता है। इसका मतलब क्या है कि जब वो एकदम से जल रहा है तो ये किस प्रकार का कंबशन है, ये है रैपिड कंबशन। ठीक है, चलिए अब रैपिड कंबशन के लिए हमें चाहिए होती है बच्चों एक्सटर्नल हीट। एक्सटर्नल हीट यानी कि बाहरी ऊष्मा, बिना बाहरी ऊष्मा के नहीं जलेगा। जैसे हम गैस सिलेंडर से ऑन करें, गैस ऑन करें, ठीक है, तो उससे एलपीजी गैस निकलती रहेगी। जब तक हम माचिस कोई चिंगारी लाइटर से नहीं जलाते तब तक ये नहीं जलेगा, नहीं जलता है, गैस ऐसे ही इधर उधर घूमती रहेगी लेकिन जलेगी नहीं। तो यानी कि यहाँ पर जरूरत होती है एक्सटर्नल हीट की, ठीक है, किसी बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता यहाँ पर होती है और तीव्रता से दहन होता है, बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर प्रोड्यूस क्या होता है, प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। ठीक है, हीट और लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता यहाँ पर होती है कि तीव्र दहन क्या होता है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीव्र दहन को थोड़ा और डिफाइन करते हैं। यह दहन अभिक्रिया जिसमें अल्प समय में बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है तीव्र दहन कहलाता है। ठीक है, तीव्र ऊर्जा को प्रतिक्रिया के लिए बाहरी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दहन यानी कि एक्सटर्नल हीट इसको चाहिए। ठीक है, दहन से बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। यह तेजी से होता है, ये बहुत जल्दी होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, तीव्र दहन। ठीक, आगे है, जब तक ईंधन उपलब्धता रहेगी दहन जारी रहेगा, यानी कि जब तक ईंधन उपलब्ध है अपने आप ही दहन नहीं रुकेगा, तब तक दहन क्या रहेगा, जारी रहेगा। क्लियर। उदाहरण के लिए जब आप मोमबत्ती जलाते हैं, जब आप माचिस की तीली से मोमबत्ती जलाते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, यह तब तक जलती रहती है जब तक मोम जलकर खत्म नहीं हो जाती। या हम क्या करें, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो जलती रहती है ना, तभी बुझती है जब पूरी खत्म हो जाएगी। अब आप कहोगे बीच में भी तो बुझ जाती है, लेकिन तभी बुझेगी जब आप कोई एक्सटर्नल एफर्ट करोगे, यानी कि फूंक मारोगे या हवा चल रही होगी तो तब वो बुझ सकती है, लेकिन इसके अलावा वो नहीं बुझ सकती। ठीक है, इसीलिए इसे एक तेज दहन कहा जाता है, या हम कहें कि तीव्र दहन हम कह सकते हैं। जब तक बुझाया ना जाए तब तक ये क्या करता रहेगा, कंटिन्यू जलता रहेगा। कब तक, जब तक जो दहनशील पदार्थ है या ईंधन है वो अवेलेबल है तब तक। क्लियर है, नोट कीजिए इन पॉइंट्स को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, धीमा दहन। ठीक है, इस प्रकार का दहन बहुत धीरे धीरे और कम तापमान पर होता है। उदाहरण के लिए श्वासनशील धीमे दहन का एक उदाहरण है। क्लियर, धीमा दहन भी आप समझ गए। अगला है स्वतः स्फूर्त दहन, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, अब ये दहन कैसा है, यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल हीट यानी कि बाहरी ऊष्मा की एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब आप कहोगे जब हीट की आवश्यकता नहीं है तो जलेगा कैसे। जैसे अभी हमने तीव्र दहन में देखा था, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ रहा था, गैस जला रहे हैं तो बाहर से माचिस या चिंगारी कोई भी एक्सटर्नल हीट हमें देनी पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन में हमें कोई भी एक्सटर्नल हीट नहीं देनी पड़ती। जैसे ही रूम टेम्परेचर पर ये ईंधन आता है या कोई भी वो पदार्थ आते हैं, वो अपने आप ही जलने लगते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक देख रहे हो, ये है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही जलने लग जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसे हम क्या कह रहे हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन कह रहे हैं।
यहां पर भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहां पर भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो चलो, दहन जिसमें कोई पदार्थ स्वतः जलता है, यानी ये अपने आप ही जलता है और बाहरी ऊष्मा की सहायता के बिना, यानी कि बाहरी ऊष्मा यानी कि एक्सटर्नल हीट की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? स्वतः स्फूर्त दहन, या हम कहें स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा जाता है, स्वतः दहन भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल है फास्फोरस, रूम टेम्परेचर पर स्वतः जलता है, अपने आप ही जलने लग जाता है। क्लियर है एग्जांपल? चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर पॉइंट्स डिस्कस करते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन की। दहन अभिक्रिया को स्वयं, यानी कि बिना किसी बाहरी ऊष्मा की सहायता के घटित होती है, उसे स्वतः दहन कहते हैं या स्वतः दहन कहलाती है। जैसे कि नाम से पता चलता है दहन स्वतः होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि दहन शुरू करने के लिए किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा स्वतः गर्म होने के कारण होता है। ठीक है, कम ज्वलन तापमान वाला पदार्थ, यानी कि जिसका ज्वलन तापमान कम है। ज्वलन तापमान का मतलब है बच्चों वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। अब हर पदार्थ का जो ज्वलन तापमान है वो अलग अलग होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का बहुत कम होता है। जैसे अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो इसका जो ज्वलन तापमान है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर है, वो बहुत ज्यादा कम है, जिस वजह से ये हल्का सा रूम टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा तो रूम टेम्परेचर पर आते ही ये क्या होने लगता है? अपने आप ही जलने लगता है। क्लियर है इतना? चलिए, और ये ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापमान प्रज्वलन बिंदु के ऊपर बढ़ जाता है और दहन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है? इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर बढ़ता है रूम टेम्परेचर पर और अपने आप ही जलने लगता है। ठीक, क्षार धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया इसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो क्षार धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया जब हम करें तो ये भी क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फिलहाल आपको फॉस्फोरस एग्जाम्पल ध्यान रखना है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रकार की, जो कि है विस्फोट, यानी कि एक्सप्लोजन जिसे कहा जाता है। दहन जिसमें कोई पदार्थ अचानक जलता है और गर्मी या दबाव की मदद से। ठीक है, क्या चाहिए होता है इसको? या तो इसको एक्सटर्नल हीट चाहिए, क्या चाहिए इसको? एक्सटर्नल हीट, यानी कि बाहरी एक्सटर्नल हीट एंड प्रेशर। या और कर लेते हैं इसको, एक्सटर्नल हीट और प्रेशर। या तो इसको एक्सटर्नल हीट चाहिए, बाहरी ऊष्मा चाहिए, या इसको प्रेशर यानी कि दाब, ठीक है, दबाव जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर क्या क्या निकलता है? हीट और लाइट तो निकलती है, हीट लाइट एंड साउंड भी यहां से निकलता है। हीट लाइट और साउंड भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए, तो एक्सप्लोजन जैसे कि आपने डायनामाइट देखे होंगे या आपने पटाखे फटते हुए देखे होंगे, तो जब पटाखे फटते हैं तो उसमें एक्सटर्नल हीट या प्रेशर की आवश्यकता होती है, बाहर से जलाना पड़ता है ना, या प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है, एक्सटर्नल और हीट और प्रेशर की सहायता से जब वो जलता है, पटाखा फटता है, बेसिकली जलता नहीं, एक्सप्लोड करता है, फटता है, विस्फोट करता है, तो हीट लाइट तो प्रोड्यूस करता है और साथ में साउंड यानी कि ध्वनि भी प्रोड्यूस करता है। जिसमें कोई पदार्थ अचानक जलता है और गर्मी या दबाव की मदद से, गर्मी यानी कि ऊष्मा की बात हो रही है, ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे पटाखों का फटना, गर्मी या दबाव डालने पर पटाखों का फटना, तो एक्सटर्नल हीट की यहाँ पर आवश्यकता रहती है। ठीक है, नोट कीजिए इतना।
चलिए तो कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक बहुत तेज दहन प्रतिक्रिया जिसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे विस्फोटक दहन कहा जाता है। विस्फोटक दहन तब होता है जब प्रतिक्रिया बहुत तेजी से होती है, अभिक्रिया में बनी गैस की एक बड़ी मात्रा मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गैस भी प्रोड्यूस होती है। ऐसी अभिक्रिया को विस्फोट कहते हैं। यह प्रतिक्रिया तब होती है जब कोई चीज प्रज्वलित होकर ऊष्मा प्रकाश ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, कुछ क्लासिक उदाहरण है जैसे पटाखे फोड़ना या डायनामाइट फोड़ना। ये कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। क्लियर हो गया इतना? चलिए इतना आप नोट कीजिए। चलिए क्लियर है। तो जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है विस्फोट, एक प्रकार का दहन हो रहा है, लेकिन कौन सा? एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। तो यहाँ पर कोई डायनामाइट या किसी प्रकार की कोई चीज क्या हो रही है, विस्फोट हो रही है। तो क्या चाहिए यहाँ पर विस्फोट के लिए? एक्सटर्नल हीट और प्रेशर चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूस क्या करेगा? हीट, लाइट, इसके साथ साथ साउंड भी ये प्रोड्यूस करेगा। तो अब हमने तीनों प्रकार के, ये जो कंबशन के 3 टाइप्स हैं वो देख लिए हैं। पहला था तीव्र दहन। तीव्र दहन में किसी भी एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। दूसरा हमने पढ़ा स्पॉन्टेनियस कंबशन, या हम कहें स्वतः स्फूर्त दहन। यहाँ पर भी स्वतः स्फूर्त दहन में क्या होता है? एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जबकि रैपिड कंबशन, तीव्र दहन में तो एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वतः स्फूर्त दहन में हीट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर यानी कि प्रज्वलन तापमान क्या है? वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। क्लियर हो गया इतना? तो जब स्वतः स्फूर्त दहन की बात करें तो यहाँ पर एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं है, और हीट और लाइट ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ऐसे अपने आप ही रूम टेम्परेचर पर आते ही जलने लगता है, जैसे हमने फास्फोरस का एग्जाम्पल देखा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों विस्फोट की, जो तीसरा दहन है हमारा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल हीट और प्रेशर चाहिए, हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस यहाँ पर होते हैं। तो तीनों टाइप के कंबशन हमने पढ़ लिए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार आप एक्सप्लोजन की इमेज देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आज हमने काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अब बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।